और चलिए अब आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सेशन की ओर। अब आ रहे हैं वसूली भाई, नाम तो सुना ही होगा। गोलमाल फिल्म में वसूली भाई बनकर लोगों के दिलों में बसने वाले मुकेश तिवारी का अपना अलग ही जलवा है। नेगेटिव और कॉमेडी किरदारों से इन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। तो चलिए देर किस बात की, बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की ओर, जिसका नाम है वसूली भाई को। सारे लोग भली बात परिचित हैं इनसे, कैसे बांधा जाता है ये भली बात ये जानते हैं। और मैं जब टटोल रहा था, कुछ देख रहा था, बातें तो तमाम हैं, मैं जब देख रहा था 19 मिनट हमारी बातचीत होनी है आपसे, तो मेरे मन में आया कहां से शुरू करें। एक कलाकार से, एक आर्टिस्ट से बातचीत शुरू करनी है, कहां से शुरू करें। एक आपका डायलॉग है, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट कर खाया। उठाइए माइक। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और 20 साल 22 साल पुराना संवाद आपने याद दिला दिया। चाइना गेट। चाइना गेट मेरी प्रथम फिल्म थी वो। हाँ। और निश्चित तौर पे उसी से सब कुछ मिला है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उन यादों के झरोखे में आप मुझे ले गए। वो फिल्म में जो डायलॉग है वो हालांकि किसी कलाकार को कहना, स्थितियां परिस्थितियां स्टेज फॉर्म सब अलग होता है, जिसमें वो बोलता है और जब डायलॉग बोला जाता है तो दूसरे वाले को उसका एक सामने वाला एक डायलॉग बोलता है, उसके बाद वो बोलता है। लेकिन मैं आज आपसे फिर से अनुरोध अगर करूं, और ये जो जनता सामने बैठी है और इसमें कुछ युवा नेता भी सामने दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अभी सेशन खत्म किया, और इनकी दोनों की जुगलबंदी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे चाहता हूं कि एक बार आप उस डायलॉग से इसको रोशन करें, इस हॉल को, और फिर वो चीजें आगे बढ़े। मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट कर खाया। थोड़ा कठिन होता है, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल होता उस माहौल में फिर से जाना, लेकिन अभिनेता होने के नाते दायित्व भी है कि आग्रह पूर्ण किया जाए। इसलिए ज्यादा क्योंकि एनएसडी पास आउट आप व्यक्ति है। मैंने इस व्यक्ति को बोला, वो कोई साधारण व्यक्ति है ही नहीं, वो एनएसडी पास आउट व्यक्ति है, जो मैं जानता हूं कि वो नाटक की एक और ड्रामे की एक मूल शर्त है कि व्यक्ति सामने दूसरा होना चाहिए तभी वो डायलॉग आएगा, लेकिन आप कर सकते हैं। तो लीजिए, और हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे। क्या बात है। मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। क्या बात है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत वेजिटेरियन होता है। तो मेरे बारे में धारणा ना अख्तियार की जाए, वैसे वेजिटेरियन हूं, मैं शाकाहारी हूं। सच तो ये है, आप जिस तरह की कलाकार हैं, जिस तरह के आर्टिस्ट हैं, आपके साथ लाइनें बड़ी जुड़ी। मैं देख रहा था कि कई कई लाइनें, जैसे अभी कोई चल निकल मुझे पलवेल जाना है, बड़ी बड़ी लाइनें आपके साथ हैं, जुड़ जाती हैं। ये दर्शकों का प्यार है वस्तुतः। हम अभिनेताओं को कई बार लगता है कि हम अपना सब कुछ रच देते हैं, हम स्वयं बन जाते हैं, लेकिन मेरा बहुत शिद्दत से मानना है कि आपको रचता दर्शक ही है। हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम सब कुछ हो गए हैं, हम पॉपुलर हो गए हैं। तो मेरे जीवन में बनाने वाले आप ही लोग हो, दर्शक वर्ग है, मेरा समाज है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा देश है, और जो मैं नहीं बन पाया हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या बात है। सागर से आपकी यात्रा शुरू होती है जी, और सागर से आप एनएसडी पहुंचते हैं, एनएसडी से फिर मुंबई, और इस पूरी समीकरण में संघर्ष तो है ही है, निश्चित तौर से बड़ा संघर्ष है। लेकिन एक आर्टिस्ट को जब सफलता मिलती है या मिलने लगती है, वो कब लगा आपको कि अच्छा अब मैं मुतमईन हो सकता हूं, संतुष्ट हो सकता हूं कि मैं मिनिस्टर बन गया हूं एक बार, मतलब वो नेता के संदर्भ में बात कही, मैं मिनिस्टर तो कम से कम बन गया। क्या आर्टिस्ट के जीवन में ऐसा कभी स्थायित्व या कोई चीज आती है? मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा स्थायी होने की आवश्यकता है, ये एक तरीके का भ्रम है। हमें अपनी यात्रा निरंतर रखनी चाहिए, और संघर्ष उसका एक अवश्यंभावी भाग है, और वो होते रहना चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहना चाहिए, वही जिंदगी का मजा है। और मेरे जीवन का संघर्ष ही चाइना गेट के बाद चालू हुआ। लोगों को लगा कि शायद अवार्ड मिल गए हैं और
काफ़ी डायलॉग लोकप्रिय हो गए हैं, संवाद लोकप्रिय हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि मुझे लोग पहचानते ही नहीं थे कि जिसने जगीरा किया है वो दिखता कैसा है। और इतना बाल दाढ़ी में ढका हुआ था मैं, जैसा जगीरा को पेश किया गया था। तो 2 साल तक मेरे पास काम नहीं था, लेकिन मैं हारा नहीं और मैं समझ गया था कि क्या दुविधा है निर्देशकों की, निर्माताओं की, क्योंकि वो मैं कैसा दिखता हूं, मुकेश तिवारी वस्तुतः कैसा दिखता है, उनकी गलती नहीं थी। और मैंने 2 साल तक 20-22 निर्देशकों के पास जाके काम मांगा और उनका शुक्रगुजार हूं मैं। और मुंबई की बड़ी खासियत है कि आपको धुतकारा नहीं जाता है यदि आप बड़ी शालीनता से अपने काम में जुटे रहते हैं। उन 22 में से 20 निर्देशकों ने मुझे काम दिया और वो 2 साल का एक धैर्य परीक्षा थी, क्योंकि अच्छा हुआ कि एकदम से मैं आसमान पे नहीं बैठा, शायद मैं बहुत सारी चीजें ना सीख पाता, जिंदगी को इतने और करीब से ना देख पाता और अपने आप को शायद तराश ना पाता। तो एक प्रक्रिया है और स्थायी कुछ भी नहीं है। स्थायी तो कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से आज की एज है, डिजिटल एज, मीम बनते हैं और आपके मैंने देखे कई उसमें आप रहते हैं, जब कभी मौका लगता है आप देखते हैं और वो बड़ा सटीक बैठते हैं। कई कई मुझे देखा कि आपका जो उसी समय के हिसाब से मुताबिक से वो एकदम कथन जो है वो बिल्कुल लगता है कि जैसे इसी के लिए बोला गया था। बिल्कुल। और मुझे एक बार एक बड़े राजनेता का फोन भी आया था कि ये मीम्स आप ही बनवाते हो क्या? तो मैंने उनसे कहा कि आपको बुरा लग रहा होगा शायद, आपके दल के ऊपर लेके उन्होंने किया है, लेकिन मैंने वो ये सब मैं नहीं कर सकता। और तो निश्चित तौर पे जैसे आपने अभी पनवेल का कहा, जब हम वो संवाद बोल रहे थे वो एक्चुअली इम्प्रोवाइज संवाद था। वो वस्तुतः हमें निकलना था, गोवा में शूटिंग चल रही थी और हम नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी सुबह की, तो वो हमने मजाक में ऐसे ही बोला था और संवाद लोगों को इतना पसंद आ गया। तो आपने कई बार नहीं जानते होते हैं कि दर्शक को क्या अच्छा लग जाएगा, इसलिए आपको ईमानदारी से निष्णांत एक प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ चीजें भाग्य पे भी छोड़ देते हैं। अब चाणक्य कहा करते थे कि भाग्य पुरुषार्थ का अनुसरण करता है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो है जो भाग्यवादी लोग हैं, लेकिन हम लोगों को जिस तरीके की हम लाइन में हैं, भाग्य पे आश्रित हो जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप यदि निरंतर जुटे रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आप में साफगोई और ईमानदारी है, तो आपको परिणाम मिलते हैं। मैंने आप डिजिटल एज है, तमाम सारा कंटेंट है आपका, आप मशहूर आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, स्टार हैं, रेड कार्पेट है आपके साथ, तमाम सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। मैं देख रहा था, टटोल रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ 12 मिनट हैं जी, और मैं चाहता हूं, मैं कोई जादू तो नहीं सोच सकता, वही बात है कि क्या हो, कहां निकलेगा का कंटेंट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं ये 12 मिनट हम और आप दोनों लोग जिए और उसके साथ ये यात्रा जनता की भी हो, साथ में जो बैठी है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि खाने से लेकर पसंद तक आपकी चीजों पे बात, तमाम सारी बातें। खाने में आपको, मुझे पता चला कि आपको चाट पसंद है। मैं सागर का हूं तो वह तो बिना फुल्की खाए तो दिन नहीं निकलता था। और आलू चाट बहुत पसंद थी मुझे, लेकिन अब छूट गई है। अब छूट गई और छोड़ दी गले की वजह से या नहीं? गले की वजह से तो नहीं, कि वो अब हम लोगों के साथ फिर डाइटिशियन जुड़ जाता है, फिर ये खाना है और ये नहीं खाना है। हालांकि मैं बहुत चटोरा हूं और मेरा तय है दिवाली के दिन मैं 8 पूड़ी खाता हूं। और वैसे मैं स्कूल से लेके अभी तक मुझे अच्छे से याद है, मैं लाल स्कूल में पढ़ा हूं सागर में जी, तो मुझे दाल चावल भिंडी की सब्जी और पापड़ और अचार मिल जाए तो दुनिया का मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं आज भी वही खाता हूं। तो बहुत शुरुआत से ही ये सपना था कि नहीं मुझे फिल्म करनी है, थिएटर करना है? बिल्कुल। मैं 7वीं क्लास में मैंने निर्णय ले लिया था और मेरे घर वालों को ये लगा, मेरे दोस्तों को लगा कि पढ़ाई में फिसड्डी है, शायद इसलिए अभिनेता बनना चाहता है। और पहले अभिनेता वही बनता था जो 11वीं फेल हो जाता था, एक मिथक था ये। और हालांकि आजकल माँ बाप बच्चों को लेके ऑडिशन खुद ले जाते हैं, परसेप्शन बदल गया है, काफी कुछ बदल गया है, चीजों को देखने का ढंग बदल गया। लेकिन आपको खुद करना पड़ा प्रयास? मुझे प्रयास करना पड़ा और मैं जहां आज मैं बैठा हूं भोपाल, यहां एक भारत भवन हुआ करता था, हुआ क्या करता था, आज भी है। हालांकि फिलहाल इमारत है, उसका रंगमंडल अभी नहीं रंगमंडल उसका चालू नहीं हुआ है। और मेरा बड़ा आग्रह रहता है संस्कृति विभाग से, यहाँ के पीएस साहब से भी और सबसे,
यदि मंत्री जी सुन रही हो संस्कृति विभाग की, तो कृपया करके भारत भवन का रंगमंडल फिर से चालू किया जाए। जरूर जरूर जरूर, ये होना चाहिए। और अगर ये बात कोई कलाकार आर्टिस्ट कहता है तो उस पर जरूर गौर होना और चाहिए। क्योंकि उसका बहुत महत्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मेरे जीवन पर बहुत असर पड़ा है। क्योंकि मैं सागर से, जब बहुत सड़कें खराब थी मध्य प्रदेश की, 8 घंटे बस में बैठ के आता था, नाटक देखता था और रात में फिर पहुंचता था, और तब बहुत कठिन था। लेकिन सागर जैसी छोटी जगह पे इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं था। लेकिन भारत भवन की वजह से मैंने विश्व का श्रेष्ठ रंगमंच देखा है, श्रेष्ठ कलाकार मैंने देखे हैं, और इस बात का आत्मविश्वास कि एक अभिनेता की भी इज्जत समाज में हो सकती है, उन लोगों के परफॉर्मेंस को देख के होता था। क्योंकि तब का समाज, 25 साल 30 साल पहले का समाज, अभिनेता या किसी कलाकार को आज जिस दृष्टि से देखा जाता है तब नहीं देखा जाता था। मैं समझ सकता हूं। क्योंकि आपको कभी सक्सेसफुल नहीं माना जाता था। और निश्चित तौर पे आप गुजरे हैं उससे, आप भी रंगमंच से हैं, तो जो हमारी समस्याएं हैं वो व्यक्ति को लगती हैं कि ओढ़ी हुई समस्याएं हैं, और ये खामखा सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी दुनिया लोगों को समझ में नहीं आती है कि ये हम मर्सिडीज में नहीं घूमना चाहते, लेकिन हम वो करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं। अये है, क्या बात है। और हम अपने मन की बात कहना चाहते हैं। और एक अभिनेता होने के नाते मुझे इस बात का मलाल नहीं है कभी, इस बात पर मुझे बड़ा सुकून होता है आज की डेट में कि मैं अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा पाता हूं, दर्शकों तक पहुंचा पाता हूं। मैंने, जैसे ही आपने कहा, मैंने जो सवाल थे मेरे हाथ में उठा के मैंने ऐसे रख दिए। मैंने कहा मैं भी क्या कर रहा हूं, वो सवाल को देख रहा हूं। आपके सामने देखने की जरूरत नहीं। जब कलाकार ये कह दे, खुलने लगे और कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि मैं जो करना चाहता था वो कहूं या शेयर करूं, कभी मन में आया कौन सी चीज ऐसी थी जो करना चाह रहे थे थिएटर में, फिल्म में, नहीं कर पाए, या अभी भी इच्छा है वो मिले, या रोल मिले, या कोई फिल्म ऐसी थी या है? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे जिंदगी ने और मेरे निर्माता, निर्देशकों ने, परिवार ने, समाज ने जरूरत से ज्यादा दिया है, और मैं कभी शिकायत कर ही नहीं पाया। हाँ, दौर आते हैं, कई बार आप लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं, कई बार आप इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन चीजें घटित होती चली गई। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि जगीरा करने वाला मुकेश तिवारी गंगाजल का बच्चा यादव करेगा। उतना गहन, उतना सघन रोल करने के बाद अचानक वसूली भाई करेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों ने जरूरत से ज्यादा मुझे स्नेह दिया है, और मैं उसका ऋणी हूं, और उन्हें तो मैं कभी नहीं हो सकता। लेकिन वो मुझ में हमेशा एक शालीनता का भाव बनाए रखता है कि बिना मांगे मुझे सब कुछ मिला है। और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस सब 19-20 ही होते हैं, सिर्फ अवसर का फर्क है। मेरी जगह यदि आप जगीरा करते, 19-20 का ही अंतर होता, हो सकता आप श्रेष्ठ करते। मुझे वो अवसर मिला, मैंने किया, मुझे इतने अच्छे निर्देशक मिले, मैंने किया। तो एक शालीनता का भाव एक अभिनेता में रहना चाहिए। आपकी वो विनम्रता तो वही हमें सिखाती है, और क्योंकि जीवन अभी बहुत बाकी है, बहुत काम बाकी है। मैं एक जल्दी 2 सवाल, क्योंकि कभी कभी आपके पास फरमाइशी सवाल भी आ जाते हैं। मेरे पास फरमाइशी सवाल आ गया। आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन अभी आप सागर में चुनाव हुआ, आपने प्रचार किया, आपकी भाभी चुनाव जीती, तो आपका भी कुछ मन बन रहा है? मैं अपने आप को एक अच्छा कार्यकर्ता मानता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि हे दृष्टि से देखना चाहिए जो राजनीति करते हैं। लोकतंत्र में आप बिना राजनीति से जुड़े रह ही नहीं सकते। जब आप मताधिकार का प्रयोग आप करते हैं, उसी वक्त आपका राजनीतिकरण हो जाता है। अलग अलग विचारधाराओं की बात अलग हो सकती है, लेकिन मेरा, जैसे मैंने कहा कि मैं दाल चावल भिंडी वाला आदमी हूं, और मुझे एक उच्च श्रृंख और बिना बंधा हुआ जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है। और मैं उस योग अपने आप को नहीं समझता कि जो राजनेताओं में जो योग्यताएं होती हैं, जितना दायित्व निभा पाते हैं। मैं बहुत ही स्वच्छंद सा रहने वाला व्यक्ति हूं। मुझे जिसने भी प्रश्न किया उनको मैं धन्यवाद देते हुए कि मैं, यदि वो चुनाव लड़ें कभी, तो मैं कार्यकर्ता के तौर पे आ सकता हूं उनका प्रचार करने के लिए। ये बहुत सारे लोग इस आपके जवाब पे ध्यान था कि क्या आता है निकल के। बहरहाल आपने उसको बहुत अच्छी तरह से एक टर्न देके रोक दिया, फुल स्टॉप, सारी तमाम संभावनाओं के साथ। गाने का, रंगमंच में रहे तो गाने का भी अवसर आया होगा? मैं बहुत बेताला था, क्योंकि हमेशा क्या करता था कि खुद ही गाता था, खुद ही टेबल बजाता रहता था, तो अपने हिसाब से ताल एडजस्ट कर लेता था। तो ये समझ में नहीं आया कि मैं ताल से मेरा सरोकार समाप्त होता जा रहा है। हाँ, कोरस में बहुत गाया है जब रंगमंच करते थे, लेकिन लिसनर अच्छा हूं। मुझे हर
किस्म का संगीत, मोजार्ट से लेके बाख से लेके या वर्तमान का जो भी पॉप हो चाहे रॉक हो, मैं जिम जाता हूं तो सब लोग बोलते हैं आप अपना म्यूजिक क्यों नहीं लगाते। मैंने बोला कि मैं इसलिए नहीं लगाता हूं कि फिर आपके म्यूजिक से मैं वंचित रह जाऊंगा कि आप क्या सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल एकदम अंतिम छोर पे हैं, आपका जो मन करे, जो कोई कविता से लेके गाना, गाना से लेके कोई पंक्ति, पंक्ति से लेकर कोई भी एक अध्याय या चैप्टर जिसको आप सुनाना चाहें या गाना चाहें या कथन के द्वारा लाना चाहें। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, बहुत सारे पक्ष पहलू सब जानते हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा के अनुसार ये स्टेज आपके हवाले करूं और मैं सुनूं। मुझे आपसे ही बतियाना अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल बहुत ही साफगोई से आपसे बात कर पा रहा हूं और बिना कोई किसी लाग लपेट के। मैं किसी गाना, कविता या किसी अध्याय के लिए अभी मूलतः प्रिपेयर्ड नहीं हूं, क्योंकि मैं सोच के नहीं आया था। और यदि आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, क्योंकि एक कलाकार यदि दूसरे मैं कलाकार बताऊं आपसे इसका कारण क्या होता है। अमूमन जैसे ही मैं अपनी कमियां बता देता हूं, एंकर्स में अमूमन ये बात रहती है, उधर से आवाज आती है कि अरे गवा के देख लो, थोड़ा सा गवा के देख लो। मुझे तो आपकी आंखों में भी फायर दिख रहा है, मैं आपकी आंखों का देख रहा हूं फायर, दर्शक भी समझ रहा है सारी चीजें, लेकिन प्रोड्यूसर को ये हमेशा लगता रहता थोड़ा सा एंगल और भी बदल जाए, थोड़ा सा रस और आ जाए, थोड़ी सी और रसधार बह जाए तो मजा आ जाए। क्योंकि ये पहलू तो किसी ने देखा ही नहीं है। जो ये पहलू है, अगर खुल के सामने कुछ निकल आए, तब तक प्रतीक जी एंगेज कर लीजिए किसी तरह, और कोई नई चीज आ जाए निकल के तो कहे वाह क्या बात है, ये भी ये कर सकते हैं। तो मैं जितनी आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं आपका बड़ा मुरीद हूं। जिस तरीके से आप कनॉट पेज पे जो शो करते हैं वो आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक परफॉर्मर के तौर पे समझ पाता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को इंडल्ज करते हैं, किस तरीके से उनको एक पात्र बना देते हैं, और कई बार रौद्र रूप भी लोग ले लेते हैं। मैंने देखा उनको आप कितने प्यार से हैंडल करके कैसे मर्यादा में उनको वापस ले आते हैं। तो ये बात हम लोग जब परफॉर्मिंग आर्ट में होते हैं तो हम लोग सीख रहे होते हैं कि एक एंकर को सिर्फ एंकर की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, वो परफॉर्म भी कर रहा होता है, अपने मुद्दों पर भी लोगों को ला रहा होता है और अपनी बात भी कहलवा रहा होता है। बहुत कठिन काम है आपका, और मैं आपको रियली थैंकफुल हूं कि आप लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरे पास कुछ है या मैं जो रोज करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सच है ये जो रंगमंच वाला बात थी, क्योंकि आपने तो उल्टा मेरी तरफ सवाल डाल दिए, तो मैं जाना रंगमंच की तरफ चाहता था, लेकिन रंगमंच की तरफ नहीं जा पाया, इधर मुड़ गया। लेकिन मुझे जीवन में एक अवसर मिला, और वो अवसर ऐसा था जिसमें मुझे लगा कि रंगमंच के सारे तत्व हैं, सारे रंग हैं, शेड्स हैं, कलर्स हैं, तो मैंने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने देखा कि आपने एक खास प्रोड्यूसर के साथ फिल्में बहुत ज्यादा करी जी, एक प्रोड्यूसर के साथ ज्यादा फिल्में करी। मैंने मतलब मेरे ऊपर आरोप भी लगता रहता है कि मैं लगातार एक ही, जैसे सबसे ज्यादा मैंने फिल्म्स की हैं रोहित शेट्टी जी के साथ जी, फिर मैंने राजकुमार संतोषी जी के साथ बहुत काम किया है, प्रकाश झा के साथ बहुत काम किया है, ऐसे ही मेरे साउथ के प्रोड्यूसर हैं। सो एक व्यवहार और एक वेवलेंथ मिल जाती है, और रोहित जी के साथ तो मैं हक से काम मांगता हूं, और यदि नहीं भी होता तो मैं शूटिंग पे पहुंच जाता हूं कि मैं क्यों नहीं हूं इस फिल्म में। वाह। तो कई जगह आपका एक रिश्ता वैसे बन जाता है। रोहित जी की पहली फिल्म से जमीन से हम लोग साथ काम कर रहे हैं, करीब 12-13 फिल्में हम साथ कर रहे हैं। साथ आपने काम किया, तो वो एक, और मैं ही नहीं हूं, रोहित जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो टीम बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनके यहां पे उनका एक बड़ा अच्छा में वाक्य वो कहते हैं कि मेरे यहां वन वे एंट्री है, आपका स्वागत है, लेकिन आपको जाने के लिए मैं नहीं कहूंगा, जाना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। क्या बात। तो आप लगातार उनकी यूनिट से जुड़े। मैं भी हूं, संजय मिश्रा जी भी हैं, ब्रजेश सिंह जी भी हैं, हाँ, वो लगातार मैंने देखा पूरी एक टीम है हम लोगों की, और उत्सव का माहौल होता है जब हम लोग सब लोग वहां मिलते हैं। अभी सर्कस रिलीज होने वाली है 22 दिसंबर को, रोहित जी की फिल्म, तो उत्सव जैसा माहौल होता है, और हम लोग सब लालायत होते हैं कि कब शूटिंग चालू होगी, और पैकअप के बाद कोई घर भी नहीं जाना चाहता है कि कभी आपके घर से खाना आ रहा है, किसी कभी दूसरे के घर से खाना आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा टीम वर्क उनका है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि एक परिवार जैसी फीलिंग वहां पे है, जो कि मिलती है आपको। एक सीरीज आपने करी, गोलमाल की सीरीज करी, फिर उसके बाद अपहरण है, और तमाम फिल्में हैं। आपको लगा कि करते 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 कि एक आर्टिस्ट के नाते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक ही तरह के रोल कर रहा हूं, हालांकि आपके रोल्स में बहुत शेड्स हैं, और आप एक ऐसे जोन में हैं जहां पे आप हास्य भी कर रहे हैं और आप विलेन भी कर रहे हैं, बैड बॉय भी दिख रहे हैं। तो लगा कभी कि ऐसा कि कुछ थोड़ा सा शेड्स में चेंजेस होने चाहिए,
या मैं बहुत डेलिबरेटली मैंने कभी मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं जिस दौर में, जो एक दौर था कि पहले इमेजेस लोगों की बन जाती थी, प्राण साहब थे तो प्राण साहब की इमेज एक बनती थी, प्रेम चोपड़ा साहब थे तो प्रेम चोपड़ा साहब की इमेज बन गई। लेकिन जिस हम दौर में, जिसमें हम सिनेमा में आए, तब वो एक छवियां टूट रही थी जी, लोग हाँ। स्वीकार करना शुरू हो चुका था। और वर्तमान दौर तो एकदम ही स्वर्ण अवसर कहूंगा मैं, स्वर्ण दौर है, जब वेब सीरीज भी है, सिनेमा भी है, टीवी भी है, इतना बड़ा एक्सपोजर है जी। और अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए तो बिल्कुल अभी गोल्डन पीरियड है। तो दर्शक का पॉइंट ऑफ व्यू भी बदला, दर्शकों की देखने की शैली भी बदली। पहले वो किसी व्यक्ति को विलन मान लेते थे, विलन ही मान लेते थे, कॉमेडियन हो जाता तो कॉमेडियन होता था। लेकिन अब निर्माता निर्देशक भी दर्शक के कारण वो स्वतंत्रता ले पा रहे हैं कि मुकेश तिवारी ये कर सकता है तो मुकेश तिवारी कॉमेडी भी कर सकता है। वो विश्वास है, पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता हूं कि क्यों मैं कर तो रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है जब आज सामने बैठे हुए लोग हैं, कोई सवाल किसी के मन में, किसी के दिमाग में हो तो हाथ उठाइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा और सवाल अगर आपको मन में है कोई पूछने का तो बिल्कुल। हाँ, उतनी दूर कैलाश पर्वत तक आना पड़ेगा मुझे। चलिए आओ पास, तुम भी आ जाओ थोड़ा सा, तुम चलो मैं भी चलूं, रास्ता पूरा हो जाएगा। टेलीविजन में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। हाँ जी सर, जब भी छोटे शहर से हम निकलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम है अदीब खान। अदीब खान। अदीब खान कहाँ से हैं आप? मैं एलिन सिटी से हूँ सर, भोपाल से ही। भोपाल से ही। जी, जी। जी, अब आप पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जब हम छोटे शहर से निकलते हैं और मुंबई जाने का ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं एक अभिनेता बनने का, पर वहां पर कभी कभी ये आता है कि वहां पर पहले से लोग बैठे हुए हैं, ये कहा जाता है कि फिल्म में एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको लेकर के बहुत संशय रहता है। अच्छा मियाँ, एक बात बताओ, मन में आया क्या कि अकेले बनना चाहिए? बता दो, अगर छुपा हो तो बता देना मुझसे, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी आंखें पढ़ ली, बाकी उतनी दूर से उन्होंने देखा, वो जवाब देंगे। तो मियाँ कभी लगा कि जाना चाहिए? जरूर सर लगा। और तो ऐसा करो, खाद पानी हवा जब भी मिलेगा वृक्ष अपने आप खड़ा होगा। सवाल का जवाब दीजिए साहब। आप निराश ना हो, हम सब एक्सपायरी डेट के साथ ही आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने टेलीविजन की तरफ भी रुख कर लिया और टेलीविजन में भी आपके पास बड़े बड़े ऑफर आने लगे। मेरा काम अभिनय करना है, जहां भी लोग देखना चाहें वहां करने में बुराई क्या है? मुझे भी यही लगता है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि टेलीविजन में काम नहीं करेंगे और यहां पे थोड़ा बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, छोटा पर्दा, ये सब चीजें अब समाप्त हो चुकी हैं। बिल्कुल राइट जी, मैं मानता हूं इस बात को। और कोई सवाल किसी के मन में? हाँ, अरे उठो तो। हाँ, आपको क्या कभी हम अभिनेता के साथ साथ कभी राजनीति में सांसद के रूप में भी देखेंगे क्या कभी आप? आगे आ जाओ, चेहरा दिखा दो आके। मुंह दिखाई का मैं इनको जवाब दे देता हूं, थोड़ा मुंह दिखाई का भी बड़ा महत्व देखिए, होता है। जितने मैंने पहले भी कहा, जितने विधायक और सांसदों की आवश्यकता है समाज में, उतनी ही आवश्यकता कार्यकर्ताओं की भी है। तो मैं कार्यकर्ता अच्छा हूं। कार्यकर्ता कह के ये छोड़ते हैं, जहां पे स्टॉप लगाते हैं उसमें संभावनाएं सारी बनी रहती है। सवाल पूछना है आपको भी? नहीं पूछना है? अरे जी हाँ, क्या नाम है आपका? सोनम शर्मा। सोनम शर्मा, क्या करती हैं आप? एलएनसीटी यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। अरे अच्छा, कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है बस कल। पापा ने जबरदस्ती जर्नलिज्म पढ़ाया, जाना था बॉलीवुड? हाँ, मन यही था जर्नलिज्म करने का? हाँ, जर्नलिज्म का। फिल्म का तरफ कोई चीज में भी थोड़ा अच्छा। इंटरेस्ट है। हाँ। तो मैं अभी आपकी पोएट्री सुनूंगा, सवाल पहले पूछ लीजिए। हमारा सर से ये सवाल है कि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है, तो जो इतनी ज्यादा बात होती है नेपोटिज्म से, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे देख के क्या लगता है कि मेरा कौन सा माई बाप वहां बैठा होता। मैं सागर जैसी छोटी सी जगह से आता हूं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पढ़ता हूं और फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं आपको इस चीज को फेस करने को मिला होगा ना, कि आप अपने खुद के दम पर वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन ऐसे बहुत नहीं, मैं खुद की दम पे नहीं, आप सबकी दम पे पहुंचा हूं। मैं थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था कि आपको समाज बनाता है, आपके व्यक्ति बनाते हैं, परिवार बनाता है, आपका परिवेश बनाता है, आपका विश्वविद्यालय बनाता है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी यात्रा में। मैं स्वयं कोई पंडाल लेके नहीं गया था कि बॉम्बे में पंडाल लगा लूंगा कि मैं स्थापित होना चाहता हूं। एक प्रक्रिया है और जीवन को देखने की एक दृष्टिकोण भी होता है कि आप कितनी सकारात्मकता से चीजों को लेते हैं। और बहुत सारी चीजें हम लोगों के बारे में कही जाती हैं, बिकॉज हम लोग पब्लिक डोमेन में हैं,
कोई बोलता है हम लोग डे नाइट ड्रग्स लेते रहते हैं, कोई बोलता है कि हम लोग सिर्फ लड़कियां ही छेड़ते रहते हैं, कोई बोलता है हम लोग स्मगलिंग भी करते हैं। तो ये अलग अलग परसेप्शन हैं, और कोई एक व्यक्ति ऐसा करता है तो पूरे फिल्म जगत को उस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। और फायदा लोगों को मिलता है कि जिनके परिवार के लोग वहां पे स्टेब्लिश हैं, निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलता है, उन्हें बेसिक संघर्ष से नहीं गुजरना पड़ता जो हम लोगों को गुजरना पड़ता है। तो यदि उनके पिताजी ने 40 साल उसमें लगाए, मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूं, तो यदि उसका लाभ यदि उनके पुत्र को मिलता है, अल्टीमेटली तो दर्शक ही उसको सिद्ध करेगा ना कि वो अच्छा अभिनेता है कि नहीं है। बनाएंगे तो आप ही। जी मैं आ गया सर जनाब जी। आपका जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है जी, और बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटी से ही आप पढ़े हैं, सारा क्षेत्र जो है बचपन उन्होंने बुंदेलखंड में गुजारा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बॉम्बे में भी, बॉलीवुड में भी कभी उन्होंने बुंदेलखंडी बोली? जैसे मैं बुंदेलखंडी हूँ तो मैं भोपाली आज तक नहीं सीख पाया, हम बुंदेलखंडी ही बोलते हैं। तो सवाल पूछिए फिर उसी ऐसा मौका कबू आओ कि जो है आपके डायरेक्टर ने पूछी हुए आपसे कि जो है कि भाई बुंदेलखंडी नहीं, आप तो बम्बई की भाषा बोलो, हमें समझ में नहीं आ रही। मैं सोच रहा था कहां पे मेरी भी बात आए। वाह जनाब, जनाब इनको जवाब भी उसी में दीजिएगा। ऐसा है वो कि देखो हमारी पहली पिक्चर में चाइना गेट में ही हमने बुंदेली में ही डायलॉग बोले थे। क्या बात है। और हमें अंग्रेजी में मिलते और हम वो गुलाने रात रात भर लिख के बुंदेली में करते। तब राजकुमार संतोष जी जरूर हमसे बोलते थे कि ऐसा ना हो कि तुम ही भर समझ रहे हो और कोई समझ ही ना पाए। तो मेरा विश्वास था कि एक बोली का भाषा से ज्यादा प्रभाव होता है और लोगों के दिल तक घर करती है, और इसलिए हमने बुंदेली में बोला था। और यही से लोगों तक शायद वो जगी रहे, लोगों को याद है क्योंकि बोली थी। और वैसे आपको पता ही होगा, विद्ध व्यक्ति हैं, कि हिंदुस्तान के यदि 10 सिनेमा को देखा जाए, क्लासिकल जो वर्ल्ड के सबसे मतलब या हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा चलने वाला सिनेमा, तो सबका एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है कि सब में बोली बोली गई है। चाहे वो गंगा जमुना हो, चाहे कोई, आप कोई भी फिल्म उठा के लिख दीजिए, वही लगान तक देख लीजिए आप, बोली बोली गई, बोली में बात कही गई है। तो लोगों को अपनी वो उसकी बात, सुगंध, उसकी जो गंध है वो बहुत दूर तक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जतिन। जतिन जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं भोपाल का रहने वाला हूँ। मूल का भोपाल के या कहीं आके यहाँ पे बसे हैं? नहीं, हम आके बसे हैं जयपुर। कहाँ से? जयपुर। मेरी तरफ देखो यार, जयपुर। तो वो उन्हीं की तरफ देखोगे, मेरी तरफ नहीं देखोगे। तो कहाँ से? जयपुर से जी। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं अभी आयुर्वेद का स्टूडेंट हूँ, मानसरोवर यूनिवर्सिटी से। किसके स्टूडेंट है? आयुर्वेद का। आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य हैं आप? जी। तो सवाल क्या है आपका? तो बस इसी बीच थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा एक्टिंग में भी बना रहता है। अच्छा, अरे तो वैद्य जी इधर आओ यार, इतनी देर से तो ऐसा आदमी कहाँ मिलता है जो वैद्य भी हो, एक्टर भी हो, और फिल्म बनाने की सोच रहे हो या फिल्म में काम करने की सोच रहे हो? हाँ बताओ। बस सर, एक बहुत गुड आफ्टरनून सर, सबसे पहले तो। अरे मैंने जो सवाल पूछा, पहले सवाल का जवाब दो मेरा। फिल्म में काम करने का है, फिल्म बनाने का है, कैसे दिमाग में आया कि फिल्म में जाना चाहिए? एक आयुर्वेदाचार्य, जो आयुर्वेद, मन नहीं लग रहा वहां पढ़ाई में? सर नहीं लग रहा तभी तो। तो ये बात तुमने पापा को बताई या ये आज ही का मौका चुना था कि पापा देख लें और समझ लें कि हमको मुंबई जाना है? दोनों हो सकते हैं, मौका अच्छा है ये। अभी तो पापा को पता नहीं है, पर अगर ये देख रहे होंगे मुझे इस वक्त तो पक्का मुझे घर जाके डांट। रुको भाई, कैमरा, हाँ वो कैमरा नंबर जो है 6 है। तो नाम तुम्हारा क्या है? जतिन। पापा जी बोलो, पापा जी बोलो, पापा जी। पापा जी, अगर आप देख रहे हो, अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो मुझे आयुर्वेदाचार्य नहीं बनना। ये नहीं बोल पाएंगे। तो बेटा उस घर में कैसे घुस पाओगे? वो तो खाला का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ दे, ये खोपड़ी जो सर है ना, यहां से काट के हाथ पे रखना पड़ेगा, तब वहां जा पाओगे। नाउ प्लीज आंसर। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रहे थे कि फिल्म में जाना चाह रहे हैं, इच्छा है, कैसे आऊं फिल्म तक, आप तक कैसे पहुंचूं वहां तक? इसका प्रश्न का उत्तर आपके पास स्वयं है। आप स्वयं से साक्षात्कार करिए, मिल जाएगा। ना मिला हो तो बताओ, हम दे। बहुत ही जल्द लगता है सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। आप पाना चाहते हैं सचमुच की नहीं? जी, आना चाहते हैं। मिल जाएगा। आप घर तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है आज शाम तक ही मिलेगा। सचमुच पूछिए, आप अपने आप से, मिल जाएगा। पूरा जीवन लगता है, और 2 नाव में यदि सवार रहेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। किसी एक नाव में सवार हो जाइए, पहुंच जाएंगे। जी सर, और इसके अलावा एक और सवाल है, जैसे कि आपके कई सारे लेजेंडरी डायलॉग्स हैं, जैसे कल सुबह पनवेल निकलना है,
ये सब आपको जब डायरेक्टर वगैरह सब स्क्रिप्ट देते हैं तो कॉमेडी डायलॉग्स तो होते हैं, लेकिन उस डायलॉग को इस फॉर्म में कैसे बोले कि वो रियली फनी लगे लोगों को, ऑडियंस को? अभिनेता का काम ही संवाद बोलना नहीं है, संवाद को अपना बना के अपनी अदायगी देना ही अभिनेता का काम होता है। क्या नाम है तुम्हारा? जतिन। गर्लफ्रेंड है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन जितनी बातें इस बीच यहाँ पे हो, ये लगता है पक्का कोई ना कोई बन ही जाएगी। शाम तक बन जाएगी, जाओ। आ गया मैं आ गया। बैठो भैया, और आयुर्वेदाचार पूरी कंप्लीट करो, पहले वो कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही जाना, ठीक है? वहां उपचार की भी जरूरत पड़ती है। आ गया। क्या नाम है बाबू? सर मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है, मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं। सर मेरा सवाल आपसे ये है, कभी कभी सर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि यार गलत आ गए, तो सर हम उस चीज को कैसे बनाए रखें, सर उस कॉन्फिडेंस को हम कैसे रखें? सर यही मेरा आपसे सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, रियली वेरी नाइस सवाल। कि आ तो गए हम कहीं, लेकिन मेरी मंजिल ये नहीं थी, मुझे जाना कहीं और था, लेकिन अब मैं क्या कर रहे हैं बताइए सर, मैं आ चुका हूं। हालांकि ये वसूली भाई ही बता पाएंगे, वैसे मैं बता सकता, लेकिन आप बताइए इसको प्लीज आंसर। वैसे आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखो भाई, अगर आ गए हो, आज का समय तो बहुत मुश्किल समय है, तो अब करो थोड़ा, जर्नलिज्म भी अच्छा ही है, लेकिन जाना कहां था? जर्नलिज्म में ही जाना था। तो फिर क्या के लिए सवाल पूछा ये बेकार वाला? सर कभी कभी ऐसा लग जाता है कि गलत आ गए। बैठो, गलत नहीं आ गए, बिल्कुल सही आ गए तुम। जहां तुम कर रहे हो, माखनलाल इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने जगह यूनिवर्सिटी से तुम कोर्स कर रहे हो, और वो करो, पूरा कंप्लीट करो। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश दिहाड़ है। जी मुकेश दयाल जी, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, सो दैट कि वो सुन सकें और आपको देख सकें। आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बॉलीवुड से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको सुन सकते हो, देख सकते हैं। जी सर मेरा आपसे एक सवाल था, शायद सभी यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे। आजकल बॉलीवुड में हिंदू देवी देवताओं का बड़ा अपमान होता है, कुछ चीज़ों को हम देख रहे हैं। मैं सियासी आदमी से नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मेरे एक भावनात्मक तरीके से पूछ रहा हूँ। कुछ पीके जैसी मूवी थी या 2-3 और मूवियाँ आई हैं, उनमें हिंदू देवी देवताओं का बड़ा अपमान कर रहे हैं, जो चीज़ें शायद समाज स्वीकार भी नहीं कर रहा है, शायद मैं भी नहीं कर रहा हूँ और भी लोग नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और पर्टिकुलर एक समाज पे ये हमला होता है, वो चीज़ों को बदनाम किया जाता है, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुकेश दिहाड़े नाम है मेरा। मुकेश दिहाड़े साहब, मैं वैसे एक चीज, इन्होंने सवाल तो आपने सुन लिया ना जी? उन्होंने उत्तर भी दिया, उन्होंने उत्तर भी दे दिया है, तो दे दिया है आप, या फिर से बताएं? ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा ये गलत है, नहीं चाहिए। किसी का अपमान करने का अख्तियार किसी के पास नहीं है, और किसी भी देवी देवता का, ये मैंने जोड़ दिया। ये तुम्हारे लिए था माखनलाल चतुर्वेदी वाले। जी 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 सर, ये सवाल है मेरा, और मुझे लगता बड़ा अहम सवाल है आजकल। तो मैं तुम्हारे पास दोबारा आ गया। सर एक सवाल है, क्योंकि मेरे दिमाग में आया, मैं उस समय पूछ नहीं पाया। हाँ। एक जरूरी सवाल, मैं जब आज ये देखता हूं कि फिल्मों का विरोध जिस तरह से हो रहा है कि ये फिल्म नहीं देखना है, ये फिल्म नहीं देखना है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये सही नहीं लगता कि किसी के अगर निजी विचार हैं, उसका असर फिल्म में आए और उसकी फिल्म का विरोध करना, आप इसे किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जवाब दे दिया, वो जवाब देंगे वसूली भाई। जी, ये कह रहे किसी फिल्म का विरोध, देखना ना देखना, ये दर्शक पे निर्भर करता है, और वो दर्शक की चॉइस है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को डिक्टेट करना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए। वो दर्शक का एक व्यक्तिगत चुनाव है। और जो उन्होंने कहा मुकेश जी ने, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी भी धर्म का हो, किसी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो। और जैसी जैसी घटनाएं हुई हैं, तो मुझे लगा कि अब लोगों ने परहेज किया हुआ है। और उनकी, आपके लिए बता दूं कि अभी मैं स्कैम 2 शूटिंग कर रहा था, तो अब स्कूटनी के लिए 4-4 लोग बैठने लगे हैं कि कौन सा संवाद आप बोल रहे हैं, उसमें किसी का अपमान तो नहीं हो जाएगा। तो वो बात हम लोगों तक आई है, और हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई विवाद हो, कि कोई आहत हो, आप आहत हो, आपकी भावना आहत हो। आप भी यहाँ के एक सम्मानित नागरिक हैं, सम्मानित दर्शक हैं, और हमें आपकी आवश्यकता है। आपके बिना हम लोग अधूरे हैं। जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ा मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, मुकेश तिवारी जी, आप दोनों का। लेकिन मुकेश जी से अनुरोध है कि वो कुछ क्षण मंच पर बने रहें, क्योंकि न्यूज 18 उन्हें सम्मानित करना चाहता है, और उसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे सिद्धार्थ नेवतिया जी को, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स नेटवर्क 18। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।